क्या चल रहा था लास्ट टाइम? हमको एक बुक दीजिए कोई। सर यार क्वेश्चन करा लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, अभी टॉपिक खत्म होने दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जनरेशन ऐसे कुछ। देखिए अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है मैचुरेशन। ठीक है, मैच्योर होना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनना, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मीनिंग है मेरिस्टेमेटिक से क्या बनना? परमानेंट। क्योंकि जब कोई भी सेल परमानेंट होती है तो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। ठीक है, क्या बदलाव होते हैं इसमें, क्या चेंजिंग होती है? जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट होता है तो दो चेंजिंग होती है। सेल वॉल क्या होती है? हार्ड हो जाती है, हार्ड या थिक। ठीक है, और क्या चेंजिंग होती है? प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कम होने लगता है सेल में। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। बुक में देख लीजिएगा, इसके अलावा और कुछ लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या चेंजिंग होती है। ठीक है, ये चेंजिंग हो रही है इसमें। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना क्या है? डिफरेंशिएशन। मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो बनते हैं, जाइलम का फॉर्मेशन होता है और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जितने भी टिश्यू बन रहे हैं, पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, साथ में जाइलम और फ्लोएम, ये सब किससे बन रहे हैं? ये सब बन रहा है डिफरेंशिएशन से, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब परमानेंट टिश्यू बनता है तो परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी स्टॉप हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, बुक ने एक लाइन लिखा है, एट द सर्टेन कंडीशन, कुछ परिस्थितियों में होता क्या है? परमानेंट टिश्यू के अंदर फिर से डिवीजन की कैपेसिटी वापस हो जाती है। पैरेन्काइमा में होती है केवल। ठीक है, पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है, तो कुछ कंडीशन में होता है। वो कंडीशन कौन सी है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट टिश्यू से परमानेंट क्या बनना? मेरिस्टेमेटिक फिर से हो जाना। परमानेंट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्जन हो जाना, उसमें डिवीजन की कैपेसिटी वापस आ जाना, जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, कौन सा परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होता है? पैरेन्काइमा होता है, और ये सर्टेन कंडीशन में होता है, सर्टेन कंडीशंस में होता है। आइए, और सर्टेन कंडीशंस का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जनरली कहाँ होती है? डायकॉट्स में ही होती है। ठीक है, ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? तो कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे बनता है? डी डिफरेंशिएशन से। तो एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर, कॉर्क कैम्बियम जो बनेगा वो पैरेन्काइमा से बनेगा, लकड़ी के अंदर का काला भाग। सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ाया था तो उससे मैं बताया था कि कॉर्क कैम्बियम, फिर से बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। और दूसरा है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम ये स्टील के अंदर बनेगा, इंट्रास्टीलर रीजन में है, और ये कहाँ है? एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में। इसको बनाने के लिए
कौन सी सेल पार्टिसिपेट करेंगी? तो आप डायग्राम में देखिए इस तरीके से था ये यहाँ पर क्या है? वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वेस्कुलर बंडल हो गई ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बाहर की साइड में क्या होता है, और इस तरीके का वेस्कुलर बंडल ये वाला ये होता है ना, बाहर की साइड में क्या है? जाइलम, और सॉरी फ्लोएम, इनसाइड क्या है? जाइलम, ये फ्लोएम है, इनसाइड जाइलम, डिवाइड करता है। हो गया। ये बीच में जो मेडुलरी रेस होती हैं, मेडुलरी रेस इनकी सेल्स क्या होती हैं? डी डिफरेंशिएट करती हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेस, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम बना, इसमें कौन सा वाला कैम्बियम? डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम को बनाने के लिए दो तरीके का कैम्बियम इन्वॉल्व होता है। एक कैम्बियम जो शुरू से है वेस्कुलर बंडल में है, डाइकॉट स्टेम में अगर है तो उसमें शुरू से एक वेस्कुलर बंडल होता है मौजूद, उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। ये प्राइमरी नेचर का होता है। कैसा है? प्राइमरी है। ये वाला कैम्बियम बाद में बनता है, इसकी ओरिजिन सेकेंडरी होती है, ये डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। सारा वेस्कुलर कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन से नहीं बनता है, ओनली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ रहा है? केवल इंटरफेसिकुलर। तो वेस्कुलर कैम्बियम में ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा वाला? ओनली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब कैम्बियम है तो मेरिस्टेमेटिक नेचर का होगा ही, परमानेंट से एक मेरिस्टेमेटिक वापस बन गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। दूसरा और कहाँ बनता है? एक जो बाहर बनता है, कॉर्टेक्स पढ़ाया था ना एपिडर्मिस के नीचे, कॉर्टेक्स एरिया, कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो कॉर्टेक्स एरिया की सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डी डिफरेंशिएट हो गए। इसमें से सारा कॉर्टेक्स नहीं, कुछ सेल्स होती हैं, कुछ लेयर, और वो क्या बना देती हैं? कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम जो बना वो किससे बना? कॉर्टेक्स की सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बना। ये मेडुलरी रेस की सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बना। समझ में आ रहा है? ये किससे बना? बाय कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के डी डिफरेंशिएशन से बना, और ये बनेगा बाय मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस। बताइए ये प्राइमरी मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन है, ये सेकेंडरी की बात हो रही है। कौन सा मेडुलरी रेस है? सेकेंडरी तो बाद में बनता है ना। ये प्राइमरी मेडुलरी, जो मेडुलरी रेस या फिर जो रेस ये है ना, ये शुरुआत से है ना, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी तो बाद में बनेगा। समझ में आ रहा है? इतना आया? कोई समस्या इसमें? बताइए। तो डी डिफरेंशिएशन से पूछा जाता है कौन से टिश्यू बनते हैं, तो आप बताएंगे कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर बनेगा, कॉर्क कैम्बियम बनेगा कॉर्टेक्स की सेल के डी डिफरेंशिएशन से, और ये बनेगा मेडुलरी रेस की सेल से। मेडुलरी रेस क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू है। ये भी क्या है? पैरेन्काइमा है, दोनों पैरेन्काइमा है, ठीक। और कहीं बनता है और कहीं नहीं बनता, ठीक है। अगला है री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो परमानेंट से क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक बना। अब इस मेरिस्टेमेटिक से फिर क्या बनेगा? परमानेंट बनेगा, क्योंकि इसकी सेल डिवाइड करेंगे। हमने जो दो तरीके का कैम्बियम पढ़ा, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में, ये वाला तो वेस्कुलर कैम्बियम जानते हैं डिवाइड करता है ना, जैसे स्टेम होता है, स्टेम में ये स्टील हो गया, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बन गई, बनती है ना। सेकेंडरी द्वितीय वृद्धि के टाइम पर ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बाहर की साइड में क्या बनाएगा? तो बताओ, बाहर की साइड में क्या बनाएगा डिवाइड करके? आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम, इनसाइड में सेकेंडरी जाइलम बनता है ना। बाहर की साइड में ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोबारा बना है, परमानेंट से होती है। ये परमानेंट से बना है ना, तो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बना, फिर उस मेरिस्टेमेटिक से क्या होना है? फिर से एक बार दोबारा से परमानेंट टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हैं। कैसे हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट नहीं है, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट तो यही होते हैं। कौन से वाले? ये तीन बेसिक हैं केवल। समझ में आ रहा है? ये सब प्राइमरी परमानेंट है। तो
रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टू। हाँ मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक कौन सा मेरिस्टेमेटिक Secondary। बात हो रही है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है परमानेंट। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये दोनों जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इससे क्या बनना? फिर से परमानेंट हो जाना, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना, इसी को क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम का बनना। सेकेंडरी जाइलम बनता है किससे बनता है? इससे वैस्कुलर कैम्बियम से, और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, और कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है? जब कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करता है स्टील के बाहर तो क्या बनेगा उससे? सबसे अंदर वाला बताएंगे क्या बनेगा। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फिलोजन। फिलोजन, बाहर की साइड में फिलम, इन साइड में फिलोडर्म बनता है ना। ये देखिए एनाटॉमी में पढ़े हैं, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फैलोजन। फैलोजन ये बाहर की साइड में डिवाइड करेगा फैलम, और अंदर की साइड में डिवाइड करेगा फैलोडर्म। फैलोडर्म बनता है, याद आ रहा कुछ? फैलम को मतलब कॉर्क, फैलम का दूसरा नाम कॉर्क। फिलोजन क्या है? कॉर्क कैम्बियम है। और ये फिलोडर्म क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये कैम्बियम है, ये क्या है? कैम्बियम। इससे बाहर की साइड में जब परमानेंट टिश्यू बनेगा फैलम, फैलम क्या है? कॉर्क है। अंदर की साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो भी परमानेंट टिश्यू है। समझ में आया? तो यहाँ रीडिफरेंशिएशन, जब कॉर्क कैम्बियम की सेल रीडिफरेंशिएट करेगी तो बनेगा कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, इससे बनेगा कॉर्क। दूसरा एग्जांपल क्या है? कॉर्क का बनना और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना। तो इतनी चीजें बनती हैं किसमें? रीडिफरेंशिएशन में। ये दोनों चीजें वैस्कुलर कैम्बियम से बना है, ये कॉर्क कैम्बियम से बना। इसीलिए कहते हैं पिछला जब पढ़े रहेंगे तो ये समझ में आएगा सारा चैप्टर इंटरलिंक होता है एक दूसरे से। तीनों वाला और भी है। हाँ, एनाटॉमी वाला, एनाटॉमी भी इंटरलिंक है इसमें। ठीक है, एनाटॉमी सही है। अब इसका एनसीईआरटी में एक लास्ट पैराग्राफ दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें एक चीज समझाई है, आप उसी में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है, क्वेश्चन यहाँ से इससे कम बनेगा, लास्ट के पैराग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक में। ठीक है, उसमें जो लास्ट का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है पूरा। प्लांट में जो ग्रोथ होती है दैट इज ओपन। कैसी होती है? ओपन। ओपन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, सेल, नई सेल हमेशा ऐड होती रहती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। एक होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड में बाउंडेशन है, कितने समय तक की होगी। एनिमल्स की ग्रोथ क्लोज्ड होती है, प्लांट की ग्रोथ ओपन होती है। ओपन का इसमें जो लिखा है, इसमें ओपन का सेंस समझाया है कि ओपन का मतलब होता है कि वो इनडिटर्मिनेट है। क्या है? इनडिटर्मिनेट। और दूसरा क्या लिखा है? डिटर्मिनेट। मतलब अगर मैं कहूं कि इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है बताइए? कंटिन्यूस, लगातार, अनंत भी बोल सकते तरीके से। डिटर्मिनेट का मतलब फिक्स। तो प्लांट में, ध्यान से सुनिए, प्लांट में ग्रोथ दोनों टाइप की है, इनडिटर्मिनेट भी है और फिक्स भी होती है। प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर ग्रोथ लगातार होती रहती है, बोलते ना आजीवन ग्रोथ होती है, ठीक है, लगातार होती रहती है, हमेशा ग्रोथ होती है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ सर्टेन लोकेशंस पर होती है, कुछ जगहों पर। पूरी प्लांट बॉडी में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं है। फॉर एग्जांपल बोलेंगे रूट एपेक्स, रूट एपेक्स हो गया, ठीक है, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा रहेगा वहीं पर ऐसी ग्रोथ होगी। स्टेम एपेक्स मतलब स्टेम और रूट में जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है एट सर्टेन लोकेशन, ये कुछ लोकेशन पर ऐसी ग्रोथ होती है, पूरी बॉडी में नहीं है। ठीक है, कहा जाए कि प्लांट में कौन सी ग्रोथ मोस्ट कॉमन ग्रोथ कौन सी होती है? तो इनडिटर्मिनेट, इसलिए तो ओपन बोलते हैं। प्लांट में ओपन फॉर्म में ग्रोथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाली ग्रोथ मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये वाली ग्रोथ कहाँ होती है? फिक्स्ड वाली। प्लांट में फ्रूट हो गया,
फ्रूट, ठीक है। फ्रूट का जितना साइज बढ़ेगा उसके बाद अब वो नहीं बढ़ेगा। स्टेम का क्या साइज बढ़ते बढ़ते ऊपर तो पहुंच जाता है, एकदम टॉप तक नहीं तो, लेकिन स्टेम में तो बोलते हैं कि इंडिटरमिनेट ग्रोथ है, रूट में इंडिटरमिनेट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहीं लगा है। रीजन क्या है कि स्टेम मान लीजिए ओल्ड हो जाता है तो स्टेम में पुराना हो गया, पत्तियां गिर गए सब, फिर से नई नई साइड ब्रांच निकलने लग जाती हैं। ओल्ड स्टेम में देखते हो ना, पुराने स्टेम में कल्ला फेंकेगा वो क्या होता है ना, साइड ब्रांच निकलेगा, नया लीफ निकलेगा। क्या फ्रूट में भी ऐसा होता है? फ्रूट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्रूट की ग्रोथ और फ्रूट में जो अब फ्लावर जो है, ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे जहां पर ग्रोथ क्या है फिक्स होती है, वो अब उससे ज्यादा नहीं होगा। तो डिटरमिनेट का एग्जांपल यहाँ पर है फ्रूट, समझ में आया? ठीक, तो दोनों तरीके का ग्रोथ है। उसने समझाया है कि प्लांट ग्रोथ ओपन है, ओपन को बोला है कि डिटरमिनेट, और डिटरमिनेट कुछ भी हो सकता है इसमें से, और करके लिखा हुआ करिएगा सर जी। हाँ, सेकेंडरी पे एक बार कार्क बना के उसके बाद भी वो भी तो नहीं मोटा होगा, अंदर जो हो गया वही तो रहेगा। हाँ, तो फिक्स होता ना, मैंने बताया कि डिटरमिनेट नहीं कर सकते हाँ? वहाँ पर इसके एक लिमिटेड टाइम तक ही ये वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा, अनंत तक ये डिवाइड नहीं करता है। थिकनेस एक लिमिट तक बढ़ती है प्लांट की, उसको डिटरमिनेट नहीं कर सकते हम। हाँ, उसको ना, हाँ बोल सकते हैं कि वो फिक्स तक ही है, डिटरमिनेट बोला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए प्लांट की ग्रोथ ओपन हुई, एक लाइन और लिखा है कि प्लांट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी ओपन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है? ओपन। एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ओपन। हमको बुक दीजिए, लास्ट पैराग्राफ को समझ लीजिए। लिखा है सेकेंड लाइन पढ़ी, नाउ वी में से दैट द इवन डिफरेंशिएशन इन द प्लांट इज ओपन। तो आप लिखेंगे नोट्स में कि इन द प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ओपन। वहीं बुक में ही लिख लीजिएगा, एक साथ लिखिए कि इन द प्लांट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ओपन। जैसे ग्रोथ ओपन होती है वैसे डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। अब ओपन का सेंस क्या है? जैसे ग्रोथ तो आपको समझ में आ गई, ग्रोथ ओपन कैसे लगातार हो रही होती है, ठीक है। समझ में आया? बाउंडेशन नहीं है ना। ओपन का सेंस होता है कोई बाउंडेशन नहीं है। डिफरेंशिएशन में भी कोई बाउंडेशन नहीं है। उसको उसने समझाया कि डिफरेंशिएशन ओपन कैसे होता है। इसके लिए देखिए वहीं पर बढ़ाइएगा, वैसे लिखा भी हुआ है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, जब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही है कि मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट बनता है तो उसमें पेरेंट कायमा भी बनेगा, कॉलिन कायमा, स्पिन कायमा, जाइलम, फ्लोएम सब बनेगा ना। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम होता है, कौन सा वाला मेरिस्टेम? प्राइमरी वाला, में फॉर्म बना सकता है, में फॉर्म सेवरल टिश्यू, कई तरीके के वो टिश्यू बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा भी बना सकता है, ठीक है। एक ही मेरिस्टेम, एक सिंगल मेरिस्टेम कई तरीके के टिश्यू बना सकता है। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि वो एक ही तरीके का बनाएगा, ठीक है। यहाँ एक सिंगल ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सिंगल मेरिस्टेम, एक सिंगल मेरिस्टेम में फॉर्म सेवरल टिश्यू, उसमें आप पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम, एक ही टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू बना के रेडी कर दिए, जिसको क्या बोलते हैं? ओपन है। इसलिए बाउंडेशन नहीं है इसमें। समझ में आया? तो ये लाइन समझ में आई यहाँ जो लिखा हुआ है। मैच्योरिटी पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन कब होता है? जब मैच्योरिटी आती है। परमानेंट टिश्यू तभी तो बनेगा। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये सारे टिश्यू बन रहे हैं तो वो मैच्योरिटी के समय बनते हैं। एक चीज और देखिए, ये लाइन हो गया, ठीक। एक लाइन और समझिए, इसमें लिखा है द फाइनल स्ट्रक्चर एट द मैच्योरिटी आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन। मैच्योरिटी पर क्या बनेगा, ठीक। जैसे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योरिटी पर क्या बनाता है? कई तरीके के टिश्यू बना सकता है, ठीक है, बना दिया। लेकिन जो टिश्यू बनेंगे मैच्योरिटी पर वो तो कई तरीके के बने,
एक चीज और होती है कि मेच्योरिटी पर कौन सा टिश्यू बनेगा, ये लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। ये लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो टिश्यू कहाँ बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें कि टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म बाय मेरिस्टेम। एक मेरिस्टेम से किस तरीके का टिश्यू बनेगा, ऑल्सो डिपेंड ऑन लोकेशन। वो किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर। ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कई टिश्यू बना सकता है, और टिश्यू कैसे बनेंगे ये लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो टिश्यू कहाँ बन रहा है। मेरिस्टेम की लोकेशन नहीं, उस टिश्यू की लोकेशन, वो कहाँ बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया, आप इसको बुक में से लिखेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल समझाया गया है, जैसे आपने रूट का जो एपेक्स होता है, ये रूट है ना, रूट में क्या है, ये एपेक्स होता है। उस एपेक्स की जो ग्रोथ होती है जी सर, उस एपेक्स पर एक टिश्यू लगा, उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम, ये बाहर की साइड में, मतलब एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल दूर होती है, ये लाइन लिखी गई है, द सेल्स विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। जो सेल एपिकल मेरिस्टेम से दूर होती हैं वो रूट कैप बनाती हैं, और जो सेल पेरिफेरी पर होती हैं, रूट की जो पर्दी होती है, वहां पर जो सेल होंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी, एपिडर्मिस बनाएंगे। समझ में आया। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में जो सेल क्या होती हैं, जो दूर होती हैं अबे, वो रूट कैप बनाएंगे, और जो पेरिफेरी पर है वो क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस। तो लोकेशन का भी फर्क पड़ता है कि कौन सा टिश्यू बनेगा उस मेरिस्टेम से। उस मेरिस्टेम से कितने टिश्यू बनेंगे ये अलग मैटर है, 4-5 तरीके का बना, और कौन सा बनेगा ये लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन कहीं ना कहीं वो भी ओपन है ना, कोई फाउंडेशन नहीं है उस डिफ्रेंशिएशन में। कई तरीके का टिश्यू बना रहा है, और लोकेशन के हिसाब से भी टिश्यू डिसाइड हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन भी ओपन है और ग्रोथ भी ओपन है। समझ में आया। जी सर, तो लास्ट वाला पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट लाइन लिखी गई है, कैन यू ऐड ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द ओपन डिफ्रेंशिएशन कोरिलेटिंग विद द पोजीशन ऑफ सेल टू पोजीशन ऑफ ऑर्गन। हमने एक रूट कैप का एग्जाम्पल लेके बुक में समझाया गया है कि लोकेशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के आधार पर अलग अलग टिश्यू बना देता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के दौरान। जैसे रूट कैप में उसने एक जगह क्या बनाया, सॉरी यहाँ रूट जो मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, उसने एक जगह बनाया रूट कैप, और बाहर की साइड में सबसे बाहर बना दिया एपिडर्मिस बना दिया। ठीक है, लोकेशन। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के आधार पर अलग अलग टिश्यू बनाता है। और एग्जाम्पल सामने आपके लिखा कहाँ गया, ये वाला, ये एग्जाम्पल है। लोकेशन के आधार पर ये फिलोजन क्या है, या आप जो बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम होता है ना, ये देखिए ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, लोकेशन के बेसिस पर अभी अलग अलग टाइप का टिश्यू बनाएगा। कैसे, जब ये डिवाइड करेगा तो बाहर की साइड में ये बनाएगा फ्लोएम सेकेंडरी, और अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम। लोकेशन इसकी अलग है, इसकी अलग। तो एग्जाम्पल यहाँ ये भी होगा कि लोकेशन के बेसिस पर जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनता है वो अंदर और बाहर बनता है। लोकेशन क्या है, अलग अलग है, तभी तो वो फ्लोएम है, ये क्या है, जाइलम है। ऐसे ही फिलोजन जो है ये बाहर की साइड में फिलम बनाएगा, अंदर की साइड में फिलोडर्म बनाता है। तो वहीं आप बढ़ा लीजिएगा कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, वहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आउटर साइड में क्या बनाएगा वो, और इनर साइड में, आउटर में सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बुक में। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, कॉर्क कैम्बियम में डिवाइड करेगा तो बाहर की साइड में आउटर साइड में, और इनर, आउटर बनाएगा कॉर्क और इनर बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स।
कि लोकेशन के बेसिस पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप का टिश्यू बना रहा है, लोकेशन के बेसिस पर। समझ में आया? तो बस इसमें इतना ही हो गया, कंप्लीट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नहीं यार अभी चलने दीजिए, अभी छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ। अगला है डेवलपमेंट। हो गया ये? तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। ग्रोथ इज द सम, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। बताया था शुरुआत में, डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों जुड़ा हुआ है। और एक स्टेटमेंट और ध्यान रखना कि ग्रोथ भी ओपन है और डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है। फिर उसके दो एग्जाम्पल लेकर के उसने समझाया। अब अगला टॉपिक दिया हुआ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अंडरलाइन करिए बुक में, क्या है उसी में अंडरलाइन कर लेना। लिखा है सीड जर्मिनेशन से लेकर के और सेनेसेंस तक के, बुढ़ापे तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। अब उसमें अगर डेथ लिखता तो कोई गलत नहीं माना जाता, क्योंकि डेथ तो एक एटस्टेंट इवेंट है। ठीक है, डेथ के पहले का सारा इवेंट क्या होता है? सेनेसेंस होता है। डेथ तो एटस्टेंट होती है, तो डेथ भी लिख देगा तो डेथ के पहले तक के इवेंट क्या है? सेनेसेंस वाले आते हैं। ठीक है, तो सीड अंडरलाइन कर लीजिएगा। सीड जनरेशन से लेकर के कहाँ तक? सेनेसेंस तक की अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? जितनी चेंजिंग होती है पौधे में, सीड जनरेट करता है वहां से लेकर के जब तक बुढ़ापा नहीं आता है, ओल्ड एज तक, मरने के पहले तक की अवस्था, जितने बदलाव होते हैं सब क्या है? डेवलपमेंट। सही है। हाँ, ये जब मनुष्य की बात होती है तो उसमें डेथ लिख देता है, इसमें सेंसेंस जगह लिखता तो है। कोई बात नहीं है, लिख दिए हैं तो आप इसी हिसाब से वही, जैसे डेथ के पहले का सारा इवेंट सेनेसेंस होता है, डेथ के पहले की स्टेज क्या है? सेनेसेंस। ठीक है, डेथ मैंने बताया कि एटस्टेंट इवेंट है। ठीक है, आगे देखिए। नहीं सर, प्लांट धीरे धीरे मरता, हम लोग जल्दी जल्दी मर जाते हैं, एक झटके में प्लांट धीरे धीरे मरता है, इसी वजह से शायद लिखा हो सकता है। कितनी स्टेज आती है? सीड जर्मिनेट करता है वहां से लेकर के सेनेसेंस तक कितनी स्टेज आती हैं? तो पहले बोलेंगे सेल डिवाइड करती है। एक डायग्राम बना, इसको माइंड में रख लीजिए बस। केवल लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, देख रहे हैं यहाँ पर मैच्योर सेल हो गया। मैच्योर, जब सेल पूरा मैच्योर हो जाता है इसके बाद उसमें एजिंग का नंबर आता है, बुढ़ापा आता है। ठीक है, सेल को लेकर सर ये प्लांट नहीं समझा रहा है, वो एक सेल में समझा रहा है डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करेगी, डिवाइड जब करती है तो लिखा ऊपर एरो के ऊपर सेल डिवीजन, पहले सेल डिवाइड करेंगी, फिर जब डिवीजन के बाद जानते हैं सेल साइज में बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल इलोंगेशन। नीचे लिखा इलोंगेशन, ये बीच में लिख दिया गया प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो प्लाज्मेटिक कुछ अलग नहीं है, प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ है। सेल साइज में कैसे बड़ी होगी? जब तक उसमें प्रोटोप्लाज्म सेल का ग्रोथ नहीं करेगा तो साइज में बढ़ोतरी नहीं होगी ना। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ ही प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है? जब सेल डिवाइड कर जाती हैं, साइज में भी बढ़ जाती हैं, तब बारी आती है मैच्योर होने की। तो मैच्योर होने में होता क्या? वो सेल वॉल थिक होने लगती है। इस प्रोसेस को अभी तक समझा रहे थे, यही डिफरेंशिएशन यही होता है ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। नीचे मैचुरेशन भी लिख दिया गया, उसमें मैच्योर हो गई सेल, डिफरेंशिएशन के बाद वो मैच्योर हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में बन गया मैच्योर सेल। अब मैच्योर सेल कन्वर्ट हो जाएगी को क्या बोलेंगे? सेनेसेंस। ये अवस्था सेनेसेंस चल रही, उसके बाद की अवस्था सेल मैच्योर हो गया, उसके बाद की स्टेज, डेथ तक की स्टेज को क्या बोलते हैं? सेनेसेंस स्टेज। खत्म, कुछ नहीं है इसमें। अब एक टर्म लिखा है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी प्लांट में उसके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है, बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, उसके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में और वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से पौधे के कुछ भागों में क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक, उसी बदलाव को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? ये जो लाइन लिखी गई है वही लिखिएगा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये चेंज है, चेंजेस इन लाइफ ऑफ एन प्लांट।
प्लांट की बॉडी में जो क्या प्लांट की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें चेंजेस होना अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड डिफरेंट environmental conditions। वातावरण बदलता है तो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर कुछ क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं अपने पार्ट्स में, ठीक है। और जब डेवलपमेंट स्टेज, जैसे पौधा जब छोटा होता है तो जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है, बड़ा होता है उसके बाद और साइज में इंक्रीज करता है, तो वो उसकी विकास की अवस्थाएं हैं। तो विकास की अवस्थाओं के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से उसके बॉडी के पार्ट में कुछ चेंज होना, बॉडी इसमें तो लिखा होगा रिस्पॉन्स शो करना, ठीक है, पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा गया है। उसी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी दो टाइप की होती है, एक है डेवलपमेंटल, प्लास्टिसिटी हो गया। अब प्लास्टिसिटी क्या है, एक टर्म होता है हिट्रोफिली। एग्जाम्पल लिखा गया है, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, हिट्रोफिली इन द कॉटन। मतलब अगर ये बदलाव उसकी लीफ में हो रहा है, किस में हो रहा है, लीफ में, तो उसको बोलते हैं हिट्रोफिली। जनरली बदलाव किस में होता है, लीफ में होता है, ठीक है। तो लीफ में अगर ये चेंज हो रहा है उसके जीवन में, लीफ में कोई चेंजिंग आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट्रोफिली। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हिट्रोफिली है। रटना नहीं है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फिल्ली का मतलब होता है लीफ। पौधे में जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की पत्तियों का निर्माण होना, वो होता है हिट्रोफिली, ठीक है। हिट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पत्ती छोटी है बड़ी है वो मैटर नहीं है, छोटी और बड़ी एक ही चीज़ है, साइज में डिफरेंस हो रहा है लेकिन डिज़ाइन में अंतर हो जाना। कुछ पौधों में जैसे धनिया होता है, कोरिएंडर, उसकी छोटी पत्ती की डिज़ाइन अलग और बड़ी पत्ती की डिज़ाइन अलग हो जाती है, डिज़ाइन में चेंजिंग हो जाना। समझ में आया, ये है प्लास्टिसिटी, ये हिट्रोफिली इसको बोलते हैं, ठीक। तो हिट्रोफिली का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, अलग अलग प्रकार की लीफ होना। अब हिट्रोफिली कितने टाइप की है, दो टाइप की, ठीक है। इसका है डेवलपमेंटल हिट्रोफिली और दूसरा होता है एनवायरमेंटल। अगर ये बदलाव उसके जीवन की अवस्थाओं के हिसाब से हो रहा है, उसके कारण ये बदलाव हो रहा है, तो डेवलपमेंटल होगा। और इसका कारण जो है वातावरण है, एनवायरमेंटल होगा, ठीक है। जैसे कोरिएंडर में और लार्गस्पर और कॉटन, तीन एग्जांपल दिए हैं। इनमें डेवलपमेंटल हिट्रोफिली होती है। इसमें जो जुवेनाइल प्लांट की लीफ होती है, जुवेनाइल का मतलब जब पौधा छोटा है और एक पौधा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये लीफ और इस लीफ में डिफरेंस होता है। डायग्राम देखिए, जुवेनाइल लीफ अलग डिजाइन की है और एडल्ट लीफ अलग डिजाइन की है। ऐसे एनवायरमेंटल हिट्रोफिली कहाँ होती है, बटर कप में। बटर कप, तो बटर कप क्या है, वो रेननकुलस है, ठीक है। क्या है ये, रेननकुलस है। और ये रेननकुलस कैसा पौधा है, ये एम्फीबियन पौधा है। मतलब ये ऐसा पौधा होता है, जानते इसमें कारण क्या है, क्यों वातावरण लीफ के डिजाइन को बदल देता है, क्योंकि ये पौधा पानी में रहता है, एम्फीबियन है। इसमें कुछ पार्ट पानी के ऊपर रहता है, कुछ पार्ट पानी के अंदर रहता है। कुछ पत्तियां पानी के ऊपर दिखाई देंगी और कुछ पानी के अंदर डूबी भी रहती है। तो जो लीफ पानी के अंदर डूबी रहती है उसकी खासियत क्या होती है, वो डिसेक्टेड होती है, पत्तियां ऐसी कटिंग होती हैं, सुई की तरीके से पतली पतली होती हैं। होता ही है जो पौधे पानी में रहते हैं उनकी पत्तियां पानी में डूबी रहती हैं, तो वो होती है डिसेक्टेड, ताकि पानी आए और ऐसे ही निकल जाए, पौधा वहीं के वहीं स्थिर बना रहेगा। अगर सोचिए लीफ कंप्लीट हो तब क्या होगा, वो बहेगा साथ में, पानी पूरे पौधे को ही बहा ले जाएगी। वाटर की करंट आएगी, पत्ती पर टकराएगी, पूरा पौधा ही या तो तोड़ देगी या तो उसको बहा के दे देगी, इसीलिए वो डिसेक्टेड होती है। यहाँ लीफ नीचे वाली क्या है, डिसेक्टेड, और यहाँ क्या है, कंप्लीट। दो तरीके की डिजाइन की लीफ। कौन है, एक ही पौधा है, लिख लीजिएगा कैसा पौधा है ये,
एम्फीबियन प्लांट है। समझ में आया? लिखा गया है टेरेस्ट्रियल हैबिट की ऐसा रहेगा और वाटर हैबिटेट में ऐसा रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, एम्फीबियन प्लांट का मतलब क्या कह सकते हैं? जो दोनों स्थानों पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे मेढक उड़क दोनों। हाँ, एम्फीबिया क्लास। आगे देखिए, लिखा है डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है, डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड चीज है। डेवलपमेंट के अंडर में आता है ग्रोथ। ठीक है, तो हमने बोला था लास्ट टाइम कि ग्रोथ को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मैंने बोला था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सेम उसी तरीके से डेवलपमेंट को भी कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो पौधे से संबंधित हैं, जैसे जीन हो गया और हार्मोन हो गया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो वातावरण से संबंधित हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सब। ये कंडीशन ऑफ ग्रोथ जो लास्ट टॉपिक बीता है उसमें ग्रोथ के बारे में कंडीशन दी थी, इसने डेवलपमेंट के बारे में लिख दिया वही चीज़ कि डेवलपमेंट को भी दो तरीके के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? सीधे आ जाइए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या कराते हैं, रेगुलेट कराएंगे, कंट्रोल कराएंगे, ग्रोथ को कम भी करेंगे और ग्रोथ को बढ़ाएंगे भी। हार्मोन्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनका दूसरा नाम प्लांट हार्मोन, क्या बोलते हैं इनको, प्लांट हार्मोन। और एक तीसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ होते हैं, सेल के ये अंदर या सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर है। प्लांट हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर होता है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करता है। इंट्रा सेलुलर में जीन आता है। समझ में आ रहा है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब ये केमिकल्स होते हैं, क्या है ये, केमिकल्स। जानते हैं हार्मोन चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, बहुत कम मात्रा चाहिए हार्मोन। ठीक है, ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए इसको, तो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। और केमिकली क्या हो सकते हैं हार्मोन, तो केमिकली हार्मोन देखिए इंडोर कंपाउंड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंडोर कंपाउंड हो सकते हैं, इंडोर के डेरिवेटिव हो सकते हैं, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और क्या टर्पेंस भी हो सकते हैं, टर्पेंस। ठीक है, कैरोटीनॉइड हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का मतलब कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन होता है ना उसका डेरिवेटिव। ठीक, और क्या हो सकता है, अमीनोप्यूरिन्स, अमीनोप्यूरिन्स हो सकते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव, समझ में। एडेनिन का, ग्वानिन का डेरिवेटिव हो सकता है। हार्मोन केमिकली गैस नेचर के भी हो सकते हैं, तो केमिकली हार्मोन ये सब हो सकते हैं। इसमें समझना है कि इंडोर वाला कौन सा है। अगर कोई हार्मोन केमिकल नेचर इंडोर है तो वो किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आर केमिकली इंडोर कंपाउंड। ठीक है, टर्पेंस क्या होते हैं, जिब्रेलिन्स, यही है ना, जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स जो है वो जिब्रेलिक एसिड जिसको आप बोलते हैं केमिकली टर्पेंस होते हैं। कैरोटीनॉइड क्या होता है, एब्सिजिक एसिड, एब्सिजिक एसिड। और अमीनोप्यूरिन डेरिवेटिव क्या है, साइटोकाइनिन। और ये क्या हो गया, इथिलीन। इथिलीन क्या है, प्लांट गैसेस नेचर हार्मोन, गैस अवस्था वाला हार्मोन। तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक, अब प्लांट हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जितने भी हार्मोन है इनकी कितनी कैटेगरी, दो। ये केमिकल्स जो हैं इनकी दो कैटेगरी हैं। एक है प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर,
और इन्हीं को प्रमोटर भी बोल सकते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कराएंगे और ये क्या करेंगे, इनहिबिटर। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिटर है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। कुछ हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कुछ क्या है उसको हटाएंगे, लेकिन ग्रोथ तो घटती नहीं, इनहिबिट कराएंगे, घटती नहीं ग्रोथ तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया तो हो गया, मतलब उसको क्या है कम करेंगे, ठीक है, स्पीड स्पीड को उसको। तो एक्टिवेटर में कौन कौन सा आता है, इसमें ऑक्सिन आता है और जिबरेलिन आता है, ठीक है, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिलिक एसिड और इथिलीन क्या है, इथाइलिन, ये इनहिबिटर। लास्ट की लाइन है कि इथिलीन दोनों में आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इथिलीन क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है और एक्टिवेटर दोनों में है, लेकिन ज्यादा क्या है वो इनहिबिटर। तो अंडरलाइन कर लीजिए, लास्ट वाली लाइन लिखी गई है, ये इथिलीन क्या है, दोनों में है, बहुत है, बट इनहिबिटर मोर है, इनहिबिटर मोर है, इनहिबिटर ज्यादा है और एक्टिवेटर क्या है वो कम है, लेस। कोई बताएगा कि ये जब आप इथिलीन का फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि इथिलीन प्रमोट द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। पोटैटो में स्प्राउटिंग, पोटैटो जब रखते हैं तो पोटैटो जर्मिनेट कर जाता है, उसमें आँखा निकलता है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, नया पोटैटो बनता है, इसके लिए इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ग्रोथ को प्रमोट करा रहा है, ठीक है। और एक दो फंक्शन और ऐसे हैं किसके, इथिलीन के, जिनको देख के लगता है कि वो ग्रोथ को प्रमोट करा रहा है, लेकिन कौन सा फंक्शन इथिलीन का ऐसा है जिसकी वजह से उसको इनहिबिटर में रखा गया, इथिलीन को इनहिबिटर में रखा गया किस फंक्शन के आधार पर, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का पकना ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ कम हो रही है, फ्रूट पक रहा है, पकने में होता क्या, मिडिल लैमेला डिसॉल्व होती है, कोई चीज टूट रही है, मिडिल लैमेला होती है ना, सेल के बीच का कनेक्शन क्या है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व होती है, तब फ्रूट सॉफ्ट होता है और पकता है। तो फ्रूट का पकना ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, समझ रहे हैं, इसीलिए इनहिबिटर में, ठीक। तो मेनली वो इनहिबिटर है, क्योंकि मेन काम इथिलीन का होता है फ्रूट की राइपनिंग कराना, ये तो साइड वाले काम है, तो साइड वाले काम इसके कम है, मेन काम क्या है, फ्रूट को पकाना, इसलिए मेनली क्या होता है वो इनहिबिटर। अब देखिए ये जो प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर, ये तीनों हैं, ये कैसे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कैसे प्लांट में ग्रोथ बढ़ती है, तो बढ़ने का रीजन जानते हैं, किन किन तरीकों से प्लांट में ग्रोथ बढ़ सकती है, लिखा हुआ है कि वो सेल डिवीजन को, अगर सेल डिवीजन बढ़ रहा है तो आप कहेंगे ग्रोथ हो रही है ना, सेल डिवाइड, कुछ हार्मोन जैसे फॉर एग्जांपल साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्यों है, क्योंकि वो सेल डिवीजन बढ़ा रहा है। कुछ हार्मोन क्या करेंगे, सेल इलॉन्गेशन बढ़ाएंगे, सेल में इलॉन्गेशन होना ग्रोथ है, सेल में इलॉन्गेशन होना ग्रोथ है, सेल डिवाइड करना ग्रोथ है, सेल की सेल वॉल का हार्ड हो जाना, सेल मैच्योर हो जाना वो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। सेल की सेल वॉल अगर हार्ड हो रही तो ग्रोथ नहीं है, फिर वो तो बढ़ाते की तरफ जा रही है सेल। और देखिए एक और इसमें होगा, हाँ, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट हो गया। तीसरा लिखा गया है पैटर्न फॉर्मेशन, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ हो रही है, कैसे समझ सकते हैं आप, पैटर्न फॉर्मेशन। कुछ हार्मोन क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न क्या होता है, डिजाइन। पौधे में अलग अलग डिजाइन की लीफ होती हैं, ठीक है, स्टेम में होता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब किस पैटर्न पे चल रहा है, तो हाँ, कलर बदलना भी हो सकता है, कलर बदलना नहीं, कलर बदलना नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वैसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब डिफरेंट डिजाइन जो होती है पौधों के भागों में, पत्तियों में, स्टेम में, वो पैटर्न फॉर्मेशन है, प्लांट की ग्रोथ में आता है, ठीक है। ग्रोथ में सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है,
इलॉन्गेशन में आएगा ग्रोथ में, ये भी आएगा, और क्या आएगा ग्रोथ में? फ्लावरिंग। अगर पौधों में फूल बन रहा है तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फ्लावरिंग में किसमें कुछ प्लांट क्या करते हैं? फ्लावरिंग को प्रमोट कराते हैं। किसी पौधे में क्या करते हैं? वो फ्लावरिंग को प्रमोट कर, जैसे ऑक्सीजन प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, देखा है ना। और फ्रूटिंग, फ्रूट का बनना, फ्रूटिंग किसमें आता है? ग्रोथ में आता है। और सीड का बनना, सीड फॉर्मेशन, ये सब क्या है? ग्रोथ है। इतना एक साथ लिखा है, ठीक है। ये सब ग्रोथ की एक्टिविटी है। ये ग्रोथ, इनको देख के लगता है कि ग्रोथ क्या हो रही है? प्रमोट हो रही है। ये तीनों हार्मोन ये सब काम मिल करके करते हैं, ठीक। और ये क्या करेंगे? ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगे। अब इनहिबिटर कैसे ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं, देखिए। 2 लाइन लिखिएगा। इनहिबिटर क्या काम करेंगे? या तो वो डोरमेंसी कराएंगे, इस चीज को जरूर नोट कर लेना, बुक में ऐसे ही भूल जाएंगे। डोरमेंसी को या तो प्रमोट कराएंगे, ठीक है। और या तो एब्सीजन को बढ़ावा देंगे। एब्सीजन, एब्सीजन किस चीज का हो सकता है? लीफ का हो सकता है और फ्रूट का हो सकता है। डोरमेंसी किस चीज की हो सकती है? किस चीज की होती है डोरमेंसी? सीड की ही होती है, ठीक है। सीड डोरमेंसी समझ में आया। एक काम और करते हैं इनहिबिटर, स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। और या फिर वुंड, जब घाव हो जाता है वुंड में भी ये मदद करते हैं। ये थोड़ा सा लिखा है, मेन है ये चीज। मतलब डोरमेंसी अगर सुप्तावस्था बढ़ रही, अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है और कोई हार्मोन ऐसा है कि उसको डोरमेंसी को प्रमोट करा दे कि जर्मिनेट ही ना करे सीड, तो सीड जर्मिनेशन ना होना ये प्लांट की ग्रोथ की एक्टिविटी को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाना क्या होता है? सीड जर्मिनेट हो रहा है, आप बोलेंगे इसमें ग्रोथ हो रही है। अगर सीड जर्मिनेट करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है किसी वजह से, कोई हार्मोन सीड जर्मिनेशन को रोक दे रहा है, इसका मतलब वो ग्रोथ को इनहिबिट करा रहा है, ग्रोथ को सप्रेस करा रहा है। ये जो हार्मोन ग्रोथ को घटाते हैं, इनहिबिट कराते हैं, उसमें डोरमेंसी जो है उसका एग्जाम्पल है। कैसे ग्रोथ को घटाते हैं? डोरमेंसी क्या करते हैं? प्रमोट कराते हैं, बढ़ावा देते हैं डोरमेंसी को। समझ में आया? कुछ हार्मोन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सीजन का मतलब पत्ती का गिरना और फल का गिरना पौधे से, वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो कुछ हार्मोन ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं कि पत्ती जल्दी गिर जाएगी, फल जल्दी गिर जाएगा। तो देखिए, लीफ का पौधे पर गिरना, लीफ का प्लांट पर गिरना, एक समय के अकॉर्डिंग लीफ पौधे से गिरे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मान लीजिए ओल्ड हो गया लीफ, बुढ़ापा आ गया, उसको पौधे पर लगे रहने से कोई फायदा थोड़ी नहीं है, ठीक है। फल बन गया है, फल एक समय के बाद गिर जाए तो ठीक है, ठीक है। और एक होता है अर्ली कंडीशन में गिर जाए, तो अर्ली कंडीशन में गिरना अच्छी बात नहीं होती कि लीफ यंग बनी हुई है, ग्रीन है, पौधे से गिर गया, वो होता है प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ बोलते हैं या फ्लोट बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं, ये पौधे से लीफ को और फ्रूट को जल्दी गिरा देते हैं। अगर ये ज्यादा हो गए तो एब्सिटिक एसिड ज्यादा हो गया है तो बेवजह जो है लीफ और फ्रूट गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकी तो एक समय के बाद तो गिरते ही हैं सब, उसमें इन्हीं का रोल होता है गिराना, ठीक है। प्लांट भी स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, प्लांट भी स्ट्रेस में रहते हैं। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उनको टेंशन हो जाएगी, बस वो टेंशन वाला हार्मोन यही है। एब्सिटिक एसिड उनका स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, उनको स्ट्रेस से बचाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे को स्ट्रेस हो जाएगी, उसमें एब्सिटिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा, वो तुरंत स्टोमेटा बंद कर देगा ताकि प्लांट से वाटर का लॉस कम किया जाए, ठीक है। और ये वाव डब्ल्यू वुंड हीलिंग होता है ना, वुंड की हीलिंग कराना, ठीक है। और स्ट्रेस में यही बनता है ना एब्सिटिक एसिड ही, इसको उसने गोल कर दिया है इसलिए। ये दोनों को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि स्ट्रेस जो होती है, एब्सिटिक एसिड अगर स्ट्रेस में ज़्यादा बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्लांट के फायदे के लिए बन रहा है, नुकसान नहीं कर रहा ना, स्टोमेटा बंद कर दे रहा ना स्ट्रेस में।
तो कहीं ना कहीं प्लांट को जो बेनिफिट कर रहा है, नहीं तो वाटर का लॉस हो जाएगा, पानी कम पड़ जाएगा, वैसे पौधा मर जाएगा, तो ग्रोथ कहाँ, ग्रोथ तो घट गई फिर तो जा करके, तो रोक रहा है। इसलिए उसने इस दोनों पॉइंटों को अलग से दिखा दिया है, इसको अलग से दिखाया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, ये दो है इसमें। अब एक एक करके सारे हार्मोन देखने हैं। ठीक है, और कौन से हार्मोन, जितने प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे आप, पांचों की डिस्कवरी क्या है, रैंडम है, एक्सीडेंटल है। पहली लाइन लिखी गई, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऑल प्लांट हार्मोन डिस्कवरी क्या है, एक्सीडेंटल है, मतलब अचानक हुई, मकसद नहीं है किसी को डिस्कवर करने का, काम कुछ और कर रहे थे, गलती से हार्मोन डिस्कवर हो गया, दुर्घटनाग्रस्त, समझ में है, एक्सीडेंटल है, कोई एम नहीं था। ये पांचों हार्मोन मकसद से डिस्कवर नहीं किए गए थे, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में काम चल रहा था, तो इनको भी बीच में क्या है, आगे इनको भी डिस्कवर हो गया गलती से, समझ में आया, एक्सीडेंटल डिस्कवरी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी देखिए, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑक्सीजन को डिटेल में पूरा एक करके पढ़ना, पहले डिस्कवरी। तो ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन की थोड़ी सी डिस्कवरी पढ़ेंगे, कैसे ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने, और उनके सन है फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों काम कर रहे थे एक प्लांट पर, एक फिनोमिना पर, और वो फिनोमिना कौन सी थी, फोटोट्रॉपिज्म। पौधे लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, देखा भी होगा कि जिधर से लाइट आती है खिड़की से और कोई पौधा लगा है तो लाइट की डायरेक्शन में बेंड कर जाता है, ये 10th में पढ़े भी हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। उसका कारण क्या होता है, कारण समझ लीजिए क्यों बेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, स्टेम है, इधर से लाइट आ रही है, जिधर से लाइट आती है उधर ही वो बेंड भी करता है, क्योंकि यहाँ होता है टिप पर, स्टेम के टॉप पर क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, और लाइट शिफ्ट द ऑक्सीजन इन द बैक डायरेक्शन। लाइट जो आती है वो ऑक्सीजन को किधर शिफ्ट कर देती है, ज्यादातर ऑक्सीजन मूव करके डार्क साइड में, दूसरी साइड में चला जाएगा। जिधर लाइट आती है उधर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, खत्म नहीं होता, कम होता, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ग्रोथ किधर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो रही है ना, प्लांट में स्टेम की हाइट बढ़ती है, इधर यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ क्या होगी, कम, और ये कम इधर जाएगा, क्योंकि जब ये हिस्सा ज्यादा ग्रो करेगा, ये वाला कम ग्रो करेगा, अल्टीमेटली नहीं तो बेंड करेगा। तो इस पर वो काम कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म फिनोमिना पर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ लिखेंगे वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म, फोटो इस पर काम कर रहे थे। ऑक्सीजन इसी में डिस्कवर भी हो गया लगेगा। तो इन्होंने प्लांट क्या लिया था, मटेरियल क्या लिया था, कोलेप्टाइल लिया था। कोलेप्टाइल जानते हैं क्या होता है, एनाटॉमी में पढ़े ना, कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा। जो शूट होता है, शूट जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, शूट की प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कोलेप्टाइल, और कोलियोराइजा रूट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो उन्होंने कोलेप्टाइल लिया था किसका, कैनरी ग्रास, उसका साइंटिफिक नेम वेलरिस। ठीक है, कैनरी ग्रास इंग्लिश नेम है, तो लिखेंगे यूज्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, इसी का साइंटिफिक नेम है वेलरिस। देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग अंदर होगा, नाम ऐसे ही, ठीक है, पर इस नाम है कैनरी ग्रास का कोलेप्टाइल है, समझ में आ गया। उस पर ही, उसको लेकर के ये फोटोट्रॉपिज्म पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है एक्सपेरिमेंट ये कैसे हुआ, बस समझ लीजिए, पढ़ना नहीं है। क्या किया उन्होंने, देखिए ये स्टेम था, ये कोलेप्टाइल कैनरी ग्रास, इधर से लाइट फ्लो करा रहे थे, देखा उन्होंने बेंड कर गया, कोई बात नहीं, बेंड कर गया। उन्होंने सोचा लाओ एक बार इसकी टिप को ही काट के देखें। तो टिप को काट के देखा तो देखा बेंड होता ही नहीं है, सीधे स्ट्रेट बना हुआ है। इसका मतलब टिप में कोई केमिकल है जिसकी वजह से बेंड हो रहा है।
टिप को काटे, फिर टिप को लगा दिया फिर से ऊपर से, फिर देखा फिर बेंड हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। टिप लगाने पर बेंडिंग हो रही है, हटाने पर नहीं हो रही है। टिप लगा भी है बीच में, माइका भी प्लेट लगा दिया पूरे में, देखा फिर भी बेंडिंग नहीं हो रही है। टिप लगा भी है और तब भी बेंडिंग नहीं हो रही है। हटाने पर नहीं हो रही थी, समझ में आ रहा था कि टिप गायब है, लगाने पर हो रही थी, लेकिन जब माइका प्लेट बीच में लगा दिया और टिप भी लगा है फिर भी बेंडिंग नहीं है। इसका मतलब टिप में कोई क्या बन रहा है? केमिकल बन रहा है। वो केमिकल नीचे की साइड में मूव भी कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि मूव नहीं करता तो टिप लगाने पर जो माइका प्लेट लगाई गई थी नीचे तो बेंड होना चाहिए था। टिप लगी है ना, इसका मतलब टिप में कुछ बना, बनने के बाद नीचे भी गया तो नीचे मूव किया, ठीक है। और क्या बाद में वो सब डिस्कवर किया गया तो पता लगा वो ऑक्सीजन एक केमिकल था जो टिप में बनता है और डाउनवर्ड मूव करता है। समझ में आया? वो डिस्कवरी वगैरह ऐसी हुई थी, इसी पर काम करे थे, तब बाद में उनको पता लगा कि वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी ऐसे ही एक्सीडेंटल हुई थी। ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? तो एफ वेंट साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन, ठीक है। आइसोलेट का मतलब उसको निकाला था, ठीक है। और एफ वेंट ने क्या यूज किया था? अवीना जो ओट होता है, ओट, ठीक है, ओट का कॉलियोप्टाइल लिया था। तो उन्होंने लिया था ओट कॉलियोप्टाइल, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कॉलियोप्टाइल कैंडीग्रास का नहीं लिया, ओट का लिया था। ओट को बोलते हैं अवीना सैटाइवा। तो एक होता है अवीना सैटाइवा कर्वेचर टेस्ट, वो किसने किया था? एफ वेंट ने। अवीना सैटाइवा में कर्वेचर लाइट डाला तो अवीना का भी क्या होता है? कॉलियोप्टाइल बेंड कर जाता है, ठीक है। तो बाकी अगली बार अब सर आ गए हैं जी सर। पढ़ के आइएगा। ये जितने प्लांट हार्मोन हैं ये अगले में सब कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसमें एक टॉपिक लास्ट से कट गया है, कौन सा वाला? वर्निलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म, शॉर्ट हो गया।